हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो यार। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने कंसिडरेशन टॉपिक को करा था। अभी जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन देता हूं हमने क्या क्या कर लिया है। और आज हमारा कंसिडरेशन का लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि क्या है क्या नहीं हम सब आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। बेटा जब मैं आपसे बात करता हूं कंसिडरेशन की, तो सबसे पहले हमने कंसिडरेशन में मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन देखा था एज पर सेक्शन 2 क्लॉज डी, जिसमें मैंने बताया था कंसिडरेशन क्या होता है क्या नहीं, सारे हमने डिस्कशन करे थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, मतलब एक कंसिडरेशन को वैलिड या लॉफुल बनाना है तो आपको कुछ रूल्स को, कुछ बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके एक कंसिडरेशन लॉफुल या वैलिड कंसिडरेशन होगा। उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे गए थे, दैट इज द रूल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। जिस रूल ने बताया था कि सर कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत बहुत एसेंशियल एलिमेंट है, और अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा। मतलब नो कंसिडरेशन मींस नो कॉन्ट्रैक्ट, और अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा वो बनता था वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल, वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस, देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल। इसका मतलब देयर आर सम केसेस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड, एकदम बढ़िया चौकस बनता है विदाउट कंसिडरेशन। हमने देखा था इन केस ऑफ एजेंसी हो गया, इन केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कंप्लीटेड गिफ्ट हो गया, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज होता है, बेलमेंट होता है, टाइम बार डेट होता है, इसके अलावा चैरिटी का केस होता है। देयर आर 7 to 8 केसेस जहां पे मैंने आपको विद एग्जांपल, विद टोटल एक्सप्लेनेशन बहुत सही से ये समझाया था कि भैया यहां पे केसेस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो या ना हो, कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो या ना हो, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड बनेगा। देयर आर 7 केसेस। मेरे हिसाब से बेटा प्रीवियस लेक्चर आपने बहुत अच्छे से देखे हैं, नहीं देखे तो प्लीज आप उनको कर आना। और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है कंसिडरेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और कॉन्सेप्ट का नाम समझना बेटा थोड़ा टेक्निकल है, वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल कॉन्सेप्ट है ये, तो आपको एग्जाम्पल्स को बहुत ही ध्यान से समझना है। जितना भी टेक्निकल हो, मेरा प्रॉमिस है बेटा, अगर आप मेरे एग्जाम्पल्स को ढंग से स्टडी कर लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, केस स्टडीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से समझेंगे। टॉपिक का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टॉपिक का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात, यहां पे 2 वर्ड निकल रहे हैं। पहला वर्ड है डॉक्ट्रिन, और कौन सी डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अगर आप देखो ना, ये 2 वर्ड से निकल क्या बन रहा है, एक वर्ड तो यहां पे क्लियर कट आपको दिख रहा है डॉक्ट्रिन। बेटा ये डॉक्ट्रिन ना आपको बहुत जगह, अब लॉ में जब आप पढ़ोगे आगे, देयर आर लॉट ऑफ डॉक्ट्रिन। जैसे यहां पे एक डॉक्ट्रिन हो गई सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, आप चेक करोगे मेरे चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर आता है। जब आप कंपनीज एक्ट में जाओगे, जब हम आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाएंगे, वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट विल, मतलब डॉक्ट्रिन वर्ड आपको बहुत बार बार दिखेगा। तो सर डॉक्ट्रिन बेसिकली है क्या बेटा? ये लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है डॉक्ट्रिन, और डॉक्ट्रिन का मतलब है रूल। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? रूल, प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सर ये क्या होता है मैंने नहीं बताया, बट ये जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये लॉ का एक रूल है। अब ये जो डॉक्ट्रिन है मतलब रूल है, ये क्या बोल रहा है? इसका नाम है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो वर्ड प्रिविटी बना है ना बेटा, प्रिविटी, ये प्रिविटी वर्ड आपको एक वर्ड से मिलता जुलता दिख रहा होगा, विच इज प्रिवेसी। प्रिवेसी बोलो, प्राइवेसी बोलते हैं कई लोग, तो उससे ओरिजिनेट हुआ लगा है वर्ड। समझने की कोशिश करना। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये डॉक्ट्रिन बेसिकली लॉ का एक रूल है, डॉक्ट्रिन है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट की प्रिवेसी की बात हुई है। सर प्रिवेसी का क्या मतलब है? सर प्रिवेसी का मतलब क्या है बेटा? समझ के लेना, समझ के, बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल एग्जांपल, ग्राउंड लेवल एग्जांपल। बेटा यहां पे समझना, मैं आपको कॉन्सेप्ट का मतलब समझा रहा हूं। पहले बेटा, पहले हम लॉ की लैंग्वेज से हटते, पहले हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आते हैं। बेटा ये है जतिन भाई,
और यहां पे है भाभी जी, ये है भाभी जी, मतलब हमारी भाभी जी नहीं बेटा, जतिन भाई की भाभी जी। ये हमारे जतिन भाई, ये है भाभी जी। अब समझना बेटा ध्यान से, बेटा जतिन भाई और भाभी जी के बीच में एक बहुत बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है, बहुत ही बढ़िया भाई साहब। मतलब ऐसे क्या बताऊं मैं आपको, जतिन भाई और भाभी जी का बहुत बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन यहां पे ना, यहां पे समझो बेटा, जहां पे रिलेशनशिप में लव होता है, वहां पे कई बार हिट भी आता है। तो यहां पे जतिन भाई और भाभी जी का मस्त करके रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम आया जहां पे इस रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। समझना, पहले हम इसे यहां रिलेट करेंगे, फिर मैं कॉन्सेप्ट लॉ में कैसे अप्लाई होता है वो बताऊंगा। जतिन भाई भाभी जी का रिलेशनशिप मस्त चल रहा था, रिलेशनशिप के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आए। अब समझना यार, अगर रिलेशनशिप जो है वो किसका है, जतिन भाई और भाभी जी का, तो बेटा जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने की बात आएगी, जब लड़ाई झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक दूसरे में बाल बाल खींचेंगे, रैप्टे वैप्टे लगेंगे, तो बेटा बस आप मुझे तब बताइए, जब रिलेशनशिप जतिन और भाभी जी का है, तो कॉन्फ्लिक्ट में रैप्टे मारने का अधिकार किसके पास आएगा? बस आप मुझे तब बताइए। अभी मैं इसको भूल जाओ, ये क्या है भूल जाओ, अभी आप पहले यहां कॉन्सेप्ट पे आओ। भैया जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जितनी भी लड़ाई, जो बातें यहां से आएंगी, कुछ यहां से आएंगी, कुछ रैप्टे यहां से आएंगे, कुछ यहां से आएंगी, यहां से चप्पले झाड़ू वाड़ू भी आएंगे, जतिन भाई में प्रसाद लगेंगे तगड़े वाले। कहने का मतलब यह है कि अगर रिलेशनशिप जतिन और भाभी जी का है, तो कॉन्फ्लिक्ट में जो भी लड़ाई झगड़ा होगा, जितने भी रैप्टे होंगे, वो भी जतिन और भाभी जी की तरफ से आएंगे। हाँ या ना सर? बिल्कुल हाँ। लेकिन इस केस में सीन कुछ ऐसा हो गया कि तुम्हें पता भैया, आधे आधे कॉन्फ्लिक्ट की तो जड़ भाभी जी का यहां पे एक बेस्ट फ्रेंड है, मेल बेस्ट फ्रेंड। अब बेटा आधी जिंदगी तो बेस्ट फ्रेंड ने खराब कर रखी होती है तुम्हारी, जतिन भाई आधी जिंदगी तो इनकी इस बंदे ने खराब कर रखी है। अब भाई साहब भाभी जी और जतिन भाई का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और जो बेस्ट फ्रेंड है ना यहां पे किसका बेस्ट फ्रेंड, भाभी जी का, वो अलग खुश है। भाई साहब वो तो खुशी होगा ना भाई साहब। भाई साहब जतिन भाई का पत्ता काट के अगला नंबर भाई का आएगा। तो भाई साहब ये बेटा वैसे एग्जांपल है, बट ये चलता है प्रैक्टिकल लाइफ में, यही होता है। भाई साहब कॉन्फ्लिक्ट इनका हुआ है, भाई साहब भाभी जी का बेस्ट फ्रेंड अलग खुश हो रहा है, और भाभी जी का जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो हवाबाजी में आते हुए यहां पे आ गया, और बेस्ट फ्रेंड और जतिन भाई में आपस में लड़ाई हो रही है। मतलब बेस्ट फ्रेंड जो है वो भैया जतिन को मानने आ रहा है, कह रहा भैया कैसे लड़ गया तू, कैसे फालतू बोल रहा है। आप मुझे बस इतना बताओ, क्या यहां पे बेस्ट फ्रेंड के पास कोई अथॉरिटी है? देखो प्रैक्टिकल लाइफ में आता तो है वो छोड़ो, लेकिन क्या उसके पास कोई हक है लड़ाई करने का या लड़ाई का पार्ट बनने का? सर कैसी बात करो सर, जब रिलेशनशिप जतिन और भाभी जी का है, तो कॉन्फ्लिक्ट में लड़ाई भी जतिन और भाभी जी की है, तो पूरा का पूरा जो मेन रोल है वो जतिन और भाभी जी ही करेंगे। इसका मतलब यह है कि भाभी जी के एंड पे या जतिन के एंड पे कोई थर्ड पर्सन उस रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट में एंटर नहीं होगा। इसका मतलब यहां पे बेस्ट फ्रेंड को कोई भी राइट नहीं है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में आके एंटर हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट किसका है, जतिन जी और भाभी भाई। ठीक है, आप समझो, जतिन भाई भाभी जी का कॉन्फ्लिक्ट है, बेस्ट फ्रेंड के पास देयर इज नो अथॉरिटी की वो है। अब बेटा यही जो मैंने बताया ना, इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है, ये रूल है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रिवेसी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रिवेसी होनी चाहिए। प्रिवेसी का मतलब यार, अगर एक ऑफरर एक ऑफरी मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होगी, एक ऑफरर एक ऑफरी, या प्रोमिसर प्रोमिजी, तो प्रोमिसर और प्रोमिजी जो है ये दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट की मेन पार्टी हो गई। इसके अलावा जितने भी लोग बच गए वो सारे अदर पार्टी हो गई। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी दिक्कत होगी, तो भैया जो भी लफड़ा है वो प्रोमिसर प्रोमिजी आपस में सॉर्ट करेंगे। जितने भी केस फाइल करने कोर्ट में, अगर प्रोमिसर को करना है प्रोमिसर कर ले, प्रोमिजी को करना है प्रोमिजी कर ले। इन नो केस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई आउटसाइडर आके उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में लफड़े कर रहा है। इसका मतलब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि सर लॉ के लेक्चर्स आप मेरे से लीजिए, बदले में फीस है 1000 रुपीज।
बदले में फीस क्या है? 1000 रुपीज। अब आपने मुझे 1000 रुपीज दिए और मैं आपको फॉर एग्जाम्पल लॉ के लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहा, उस केस में आपके पास राइट है कि आप मेरे अगेंस्ट तो केस फाइल कर सकते हो, लेकिन आप जो है ना मेरे पापा के अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हो। भैया क्या वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है? क्या मेरे फादर इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है? नहीं। तो प्रिविसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने क्या बोला कि प्रोमिसर और प्रोमिसी के पास ये राइट है कि वो आपस में ही सूट फाइल कर सकते हैं। कोई भी प्रोमिसर प्रोमिसी ना ही आउटसाइडर को सूट फाइल करेगा, ना ही कोई आउटसाइडर किसी पर्सन को सूट फाइल करेगा। मतलब आउटसाइडर ना मेन पार्टीज को केस फाइल कर सकता है, ना मेन पार्टीज किसी आउटसाइडर को। फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैंने और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैंने आपको लॉ के लेक्चर दे दिया, आप मुझे पेमेंट नहीं कर रहे। अब पेमेंट नहीं कर रहे तो मैं आपके फादर के अगेंस्ट एक्शन ले रहा हूं, क्या मेरे पास राइट है? आंसर इज नो। सर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने बोला है मैं एक्शन ले सकता हूं सिर्फ और सिर्फ आपके अगेंस्ट, मैं किसी आउटसाइडर के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। सिमिलरली यहां पे जो भी लफड़ा होगा वो जतिन भाई भाभी जी से सुलटाएंगे, भाभी जी जतिन भाई से सुलटाएंगी। इन नो केस ये इससे लड़ने आ रहा है, पॉसिबल नहीं है, या ये इसको लड़ने आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। भाई इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना पिक्चर में। तो बस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यही बोलता है, कहता है सिर्फ इतनी सी बात कि भैया कोई भी थर्ड पार्टी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होती है मेन पार्टीज, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होती है मेन पार्टीज। इसके इन दोनों के अलावा जितने भी बच गए वो थी थर्ड पार्टी, जैसे हमें बेस्ट फ्रेंड है। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कोई थर्ड पार्टी ना ही मेन पार्टीज पे सूट फाइल कर सकती है, ना ही कोई मेन पार्टी थर्ड पार्टी पे सूट फाइल कर सकती है। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ है तो ए बी के अगेंस्ट केस फाइल करेगा, बी ए के अगेंस्ट केस फाइल करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी ने कॉन्फ्लिक्ट करा, ए बी के फादर पे केस फाइल कर रहा है, या ए ने दिक्कत करी तो बी के फादर ए पे केस फाइल कर रहे हैं। कोई अदर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो डॉक्ट्रिन है, जो रूल है, वो बस इतनी सी बात करी है कि कोई भी थर्ड पार्टी ना ही केस फाइल कर सकती है मेन पार्टीज पे, ना ही मेन पार्टीज केस फाइल कर सकती है थर्ड पार्टी पे। कोई दिक्कत? क्या किसी को कोई भी दिक्कत? बेटा अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप प्लीज मुझे बताएंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट बेसिक यही है। मैं रीड करवा रहा हूं सबसे पहले, यहां पे स्टार्ट करा पॉइंट नंबर 1। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ थर्ड पार्टी कैन नॉट sue का मतलब होता है सूट फाइल करना, केस फाइल करना। कैन नॉट sue और कैन नॉट बी sued अदर देन इन सम एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस है। सर एक्सेप्शंस क्या है बेटा? बाद में देखेंगे क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही आएगा। बट जनरल रूल समझो आप, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जनरल रूल ये कहता है कि थर्ड पार्टी कैन नॉट sue और कैन नॉट बी sued। ना केस फाइल कर सकती है, ना उस पर कोई केस फाइल कर सकता है। मतलब मेन पार्टीज ही आपस में एक दूसरे पे केस फाइल करेगी। ऐसा नहीं कि आपने प्रॉमिस पूरा नहीं करा तो मैं आपके पापा पे, आपकी मम्मी पे, भाई बहन पे केस फाइल कर रहा हूं, या आप कोई और, आपके पापा मम्मी मेरे पे केस फाइल कर रहे हैं। जो भी दिक्कत है मैं आपके अगेंस्ट करूंगा, आप मेरे अगेंस्ट करोगे। कोई थर्ड पर्सन ना ही केस फाइल करेगा, ना हम किसी थर्ड पर्सन पे केस फाइल करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अदर देन इन सब एक्सेप्शंस, ये वाली लाइन अभी थोड़ी देर का छोड़ दो, ये हो गया जनरल रूल। यहां पे बोला सेकंड पॉइंट, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर का मतलब थर्ड पार्टी, टू अ कंसिडरेशन। देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन, बट देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर यानी थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सर इसका क्या मतलब है? बेटा अगर आपने कंसिडरेशन मेरे सामने पढ़ा है, मेरे साथ पढ़ा है, तो मैंने कंसिडरेशन की डेफिनेशन में बताया था, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका मतलब कंसिडरेशन हमेशा किसकी डिजायर पे होगी? प्रोमिसर की। लेकिन कंसिडरेशन पे कौन करेगा? या तो प्रोमिसी कर दे या कोई भी बंदा कर दे। सेकंड पॉइंट कह रहा है कंसिडरेशन के केस में प्रोमिसर प्रोमिसी के अलावा कोई थर्ड पर्सन है तो चलेगा। कंसिडरेशन के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि कंसिडरेशन जो पे करनी है वो प्रोमिसी भी कर सकता है, कोई और भी कर सकता है। तो कह रहा है देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन, बट कॉन्ट्रैक्ट के केस में स्ट्रेंजर कैन नॉट बी, देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट।
कंसिडरेशन पे करने की जब बारी आएगी तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब भाई वहां पे आप पे कर रहे हो, आपकी जो फीस है वो आप पे कर रहे हो, पापा पे कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर आ सकता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट में सूट फाइल करने की बारी आएगी तो वहां पे थर्ड पार्टी यानी स्ट्रेंजर की इन्वॉल्वमेंट नहीं पॉसिबल। ये पॉइंट ये बोल रहा है। तो 2 पॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो जनरल रूल है, याद रखना बेटा, ये जो है ये क्या है, दैट इज जनरल रूल। जनरल रूल ने क्या बोला, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस अ थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू और कैन नॉट बी स्यूड अदर देन इन सम एक्सेप्शन। इस लाइन को यहां से यहां तक अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूं। सेकेंड पॉइंट ने बोला देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन के केस में स्ट्रेंजर चलेगा, बट देयर कैन नॉट बी ए स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के केस में स्ट्रेंजर नहीं चलेगा। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीट हो गए। बेसिक जनरल रूल ये कहता है, मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सेप्शंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे तो पॉइंट नोट करने के बाद एक्सेप्शंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा बहुत ही ध्यान से आपको समझने की कोशिश करनी है, बहुत ही ध्यान से। क्या बोल रहा है पॉइंट समझना। एक्सेप्शंस का मतलब देखो, पहली बात हेडिंग समझो, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शन डाल दो। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जनरल मतलब क्या है, मतलब है यहां से अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू और कैन नॉट फाइल अ केस। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ना ही कोई थर्ड पार्टी पे केस फाइल करेगा, ना ही थर्ड पार्टी किसी मेन पार्टी पे केस फाइल करेगी। केस कभी भी फाइल करना है तो प्रोमिजर प्रोमिजी पे करेगा, प्रोमिजी प्रोमिजर पे करेगा। कोई भी पार्टी थर्ड पार्टी पे ना केस फाइल करेगी, ना कोई थर्ड पार्टी मेन पार्टी पे केस फाइल करेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट आगे बढ़े एक्सेप्शंस, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने बोला था थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकती, लेकिन बेटा एक्सेप्शन के केस में आप इन केसेस में ये देखोगे कि प्रोमिजर प्रोमिजी ये रहे, लेकिन इन केसेस में थर्ड पार्टी के पास राइट है कि वो मेन पार्टीज को केस फाइल कर सकती है, या फिर मेन पार्टीज के पास राइट है कि वो थर्ड पार्टी को केस फाइल कर सकती है। प्रिविटी में क्या बोला था, थर्ड पार्टी ना मेन पार्टीज पे केस फाइल करेगी, मेन पार्टीज ना थर्ड पार्टी पे केस फाइल करेगी, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इन केस ऑफ एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी मेन पार्टीज पे केस फाइल कर सकती है, या फिर वाइस वर्सा मेन पार्टीज थर्ड पार्टीज पे केस फाइल कर सकती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो एक्सेप्शन का पॉइंट बनेगा। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला, लेकिन एक्सेप्शन में क्या होगा, इवन अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट मे एनफोर्स अ क्लेम इनटू द फॉलोइंग केसेस। अब यहां से मैं आपको 7 पॉइंट्स लिखवाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट देयर आर 7 पॉइंट्स जहां पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन जनरेट होगा। एक्सेप्शन का मतलब मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा, जनरली डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी ना केस फाइल कर सकती है, ना कोई बंदा थर्ड पार्टी पे केस फाइल करेगा। बट एक्सेप्शंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी मेन पार्टीज पे केस फाइल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मेन पार्टीज है वो थर्ड पार्टी पे केस फाइल कर दे। दोनों में से कुछ भी हो जाएगा तो एक्सेप्शन में कवर होगा। और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पहला एक्सेप्शन है इन केस ऑफ ट्रस्ट। पहला एक्सेप्शन है इन केस ऑफ ट्रस्ट। बेटा आपके दिमाग में ट्रस्ट सुन के क्या आ रहा है क्या नहीं मुझे नहीं पता, जो भी आ रहा है दिमाग से हटा दो। ट्रस्ट सुन के आपके दिमाग में जो भी आ रहा है अपने दिमाग से हटा दो, जो मैं बताऊंगा उसको आप अपने दिमाग में फिट करेंगे। ट्रस्ट किस ट्रस्ट की बात कर रहा है, कोई वो ट्रस्ट नहीं है जो डोनेशन वाले ट्रस्ट चलते हैं, ना ना ना, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट की बात है। ट्रस्ट का मतलब समझो पहले क्या होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है छोड़ो, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे एग्जांपल समझो, आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करवा के दिखाऊंगा कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है, फिर आप नोट करना आराम से। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, एग्जांपल को समझना, ठीक है। पहला पॉइंट ट्रस्ट, उसका एग्जांपल यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं बेटा यहां पे ना एक अंकल है मस्त करके, ये अपने अंकल है, और ये जो है ना ये है फादर, इसको नाम देते हैं फादर। बेटा जो फादर है ना, पापा है जो, उनके पास भाई साहब बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रॉपर्टी पड़ी है,
बहुत ही तगड़े तरीके से, मतलब समझ लो आप अंधा पैसा। मतलब बोलते ना फिल्मों में, जहां तक निगाहें जा रही है, जहां तक निगाहें वहां तक के सारे खेत भाई के, बीघा के बीघा भाई के है, ठीक है। 5 गांव में नाम है, नंबरदार भाई अपना। प्रॉपर्टी फादर साहब की है, बहुत पैसा बहुत पैसा। बट भाई साहब फादर साहब जो है वो एजेड है, मतलब उम्र हो चुकी है, और किसी भी टाइम पे वो उनको लग रहा है भैया विकेट गिर सकती है, तो एक काम करते हैं अपन ना, एक काम करते हैं अपन, जो प्रॉपर्टी है ना उसमें विल बनाते हैं, और प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होगी बेटा फादर के बाद? ऑब्वियसली सन को। फादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी सन को ट्रांसफर, या सन या डॉटर को ट्रांसफर करनी थी बेटा। बट डॉटर जो है, या सन डॉटर, कुछ भी डॉटर लेते हैं, जो डॉटर है ना यहां पे हम बना देते बेटा, ठीक है। ये कौन है? ये बेटा पापा की परी। आपको पता है बेटा पापा की परियां होती है बहुत सारी, तो वैसे ही बहुत सारी पापा की परियों में से एक पापा की परी है। फादर के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये है उनकी पापा की परी। बस प्रॉब्लम ये है ना बेटा, पापा की जो परी है वो अभी माइनर है, मतलब पापा की परी जो है वो लेट्स अज्यूम 17 इयर्स की है। अब पंगा ये आया कि फादर ने बोला यार अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी पापा की परी यानी अपनी डॉटर को देता हूं तो वो ना अभी माइनर है, और माइनर है तो पंगा ये होगा कि मैं अगर इसे प्रॉपर्टी देता हूं, ये तो बच्ची है भाई, कोई भी इसका फायदा उठा के उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेगा। तो अभी अगर मैं इसे प्रॉपर्टी देता हूं, ये इतनी मैच्योर, इसमें इतनी समझ नहीं है कि उसको ढंग से यूटिलाइज कर पाए, तो फादर साहब को एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है दिमाग में, मैं क्या करूं। तो फादर ने एक इसका सोल्यूशन निकाला। फादर ने आपने मूवीज में देखा होगा ऐसा होता है, फादर ने क्या करा, फादर ने अपने बेस्ट फ्रेंड को, फादर के बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, जनरली विलन होता था मूवी में, एक फादर का बेस्ट फ्रेंड बनाते, ये फादर का बेस्ट फ्रेंड है। ये कौन है? फादर का बेस्ट फ्रेंड। फादर ने अपनी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी अपने बेस्ट फ्रेंड को। देखो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी थी पापा की परी को, बट वो है माइनर भैया। फादर को लगा यार कोई इसका बेनिफिट उठा के प्रॉपर्टी निकलवा ले, इससे साइन वाइन करने को बोला है तो लाठी सी कर देगी कहीं भी साइन। तो फादर ने ये सोचा कि काम करता हूं अपने बेस्ट फ्रेंड को सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता हूं। और जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही थी तो उन्होंने एक कंडीशन रख दी बेटा, एक कंडीशन। किसने? फादर ने बोला मैं आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन इस कंडीशन पे कि ये जो प्रॉपर्टी है जैसे ही वो एक मेजर बनेगी सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी मेरी डॉटर को। मेजर बनते के साथ ही सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे, हाँ जी बेटा। तो यहां पे फादर ने अपने बेस्ट फ्रेंड को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी वो 2 कंडीशन पे करी थी। पहली कंडीशन ये रखी कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो जैसे ही मेरी डॉटर पापा की परी से थोड़ा मेजर बन जाएगी, आपको सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है डॉटर को। मतलब ये काइंड ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर है। फादर से बेस्ट फ्रेंड को टेम्परेरी ट्रांसफर हो रहा है ना, क्योंकि उन्होंने बोला भाई जैसे मेजर बन जाए ट्रांसफर किसको करनी है? डॉटर को। तो एट द एंड जो ट्रांसफर होगा परमानेंट वो डॉटर को ही होगा, ठीक है। मान लो 17 ईयर्स है तो 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद जब भी, समझ लो। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब तक ये टेम्परेरी ट्रांसफर हो रखा है 1 साल बाद तो आपको देनी उधर ही है, लेकिन 1 साल तक आप जो ये प्रॉपर्टी होल्ड करके रखोगे, इस ट्रांसफर से जितना भी बेनिफिट होगा आपको, जितना भी रेवेन्यू होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, वो सारा का सारा फॉर द बेनिफिट ऑफ डॉटर यूटिलाइज करना है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो बेटा? मैं कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स बता रहा हूं। मैं फिर से कहानी रिपीट कर दूं। फादर के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, फादर की एकलौती डॉटर है पापा की परी जो माइनर है, फादर उसे अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो फादर जो है अपने बेस्ट फ्रेंड को, मतलब एक अंकल को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं 2 कंडीशन पे कि जैसे ही मेरी बेटी 18 या 20 या 25 विल पे लिख देंगे कि 20 साल की हो जाएगी तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, 21-22 कुछ भी एज हो सकती है। तो उन्होंने बोला जैसे इतने साल की एज अटेन करेगी सारी प्रॉपर्टी डॉटर को नाम पे ट्रांसफर होगी। नंबर 2 बोला कि जब तक आपके पास प्रॉपर्टी है उससे कोई भी रेंटल इनकम आ रही है, कोई भी इनकम आ रही है XYZ,
उस इनकम को फॉर द बेनिफिट ऑफ डॉटर ही यूटिलाइज करना है। और इन दोनों कंडीशन के साथ फादर ने यहां पे बेस्ट फ्रेंड को दे दी। आपने देखा होगा मूवीज में बहुत होता है, जो फादर है वो बाद में मूवी का पता लगता है वो नकली फादर होता है, उसके पास उसके असली बाप ने प्रॉपर्टी दी होती है और वो डॉटर को मारने की साजिश रचा होता है कि डॉटर मर गई तो सारी प्रॉपर्टी मेरी ही हो जाएगी। ऐसे हिंदी मूवीज में बनती थी कहानी। हाँ, बस वही सीन चल रहा है। ये जो है ना बेटा, ये इसे बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट। सर मतलब बेटा मतलब ये है कि यहां पे ये तो हो गया कंडीशन, तो आप समझ गए। मतलब सीधा सा मतलब ये है, देखो जो व्यक्ति एक्चुअल ओनर है, मतलब फादर जो प्रॉपर्टी दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट में इसे बोलते हैं ट्रस्टर ऑब्लिक सेटलर। फादर क्या हो गया? ये जिसको टेम्पररी बेसिस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, इसे बोलते हैं बेटा ट्रस्टी। और यहां पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है ट्रस्टर से ट्रस्टी को, जिसका यूटिलाइजेशन किसके बेनिफिट के लिए करना है बेटा? डॉटर के बेनिफिट के लिए। तो इस प्रॉपर्टी से जिसको बेनिफिट मिलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट में, इसे बोलते हैं बेनिफिशियरी। क्या बोलते हैं बेटा? बेनिफिशियरी। तो आप समझो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट में देयर आर थ्री पार्टीज। सबसे पहले जिसकी प्रॉपर्टी है ट्रस्टर या सेटलर, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ट्रस्टी को फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। तो ट्रस्टर से प्रॉपर्टी ट्रस्टी को जा रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट। अब यहां पे बस इतना सा मुद्दा है, इतनी सी बात है, एक छोटा सा पॉइंट है। अगर मान लो ट्रस्टर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी ट्रस्टी को और कॉन्ट्रैक्ट बनाया। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया था? आपको दोनों कंडीशन बता दी मैंने कि पहला, जैसे ये वाली अटेन होगी एज तो प्रॉपर्टी डॉटर को जाएगी। दूसरा, सारा जो रेवेन्यू है वो डॉटर के बेनिफिट के लिए जाएगा। दोनों कंडीशन। अब मुझे बस इतना बता दो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है बेटा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट में मेन पार्टीज कौन है? क्या पापा की परी को इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई पता होता है मूवी में? अरे पापा की परी को तो पता ही नहीं है, वो तो असली पापा इसको समझ के बैठी है, यहीं पे खुश है, बढ़िया एकदम, मेरे पापा है। उन्हें क्या पता पापा नहीं है, तो भैया तगड़ा प्लान बना रखा है इसने। यहां पे जो मेन पार्टीज है ट्रस्टर और ट्रस्टी। ट्रस्टी मेन पार्टीज है। यहां पे जो बेनिफिशियरी होता है उसे अपन अज्यूम करते हैं थर्ड पार्टी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा था इसका कोई लेना देना नहीं था। मेन तो ये पार्टी है, दो कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है। अब समझो बेटा, अगर फादर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बेस्ट फ्रेंड को, प्रॉपर्टी जैसे ही मिली बेस्ट फ्रेंड बोल रहा भैया मैं नहीं जानता किसी कॉन्ट्रैक्ट को, मैं नहीं जानता। इसका फादर, ये जो ट्रस्टर था, ये मर गया, कह रहे मैं नहीं जानता किसी कॉन्ट्रैक्ट को, मेरे पास प्रॉपर्टी आ गई, अब तो मैं अपने बेनिफिट के लिए यूज करूंगा, प्रॉपर्टी भी मेरी है, बेनिफिट भी मेरा यूज करूंगा। भैया बाकी लोग कह रहे कैसे करेगा, पागल है क्या? तो इसने पता क्या बोला? आपने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है? कह रहा है अगर मैं इस प्रॉपर्टी को किसी और पर्पस के लिए यूज करूं, कह रहा केस कौन फाइल करेगा? बेस्ट फ्रेंड ने बोला ट्रस्टी ने, केस कौन फाइल करेगा? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने बोला सिर्फ ट्रस्टर ही कर सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो कर नहीं सकती, लेकिन ट्रस्टर की तो डेथ हो गई। तो अब इस प्रॉपर्टी का ये कोई भी बेनिफिट उठा सकता है और इस पे केस फाइल करने का राइट किसके पास है? नहीं, क्योंकि वो राइट तो सिर्फ मेन पार्टी के पास होता है ना, आउटसाइड तो केस फाइल कर नहीं सकते। तो क्या ट्रस्टी इस बात का अनफेयर एडवांटेज नहीं उठा सकता? उठा सकता है। लॉ मेकर को ये बात दिखी और लॉ मेकर ने एक सिंपल सा प्रोविजन दे दिया, कह रहा भैया देखो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा दी, इसका पहला एक्सेप्शन है इन केस ऑफ ट्रस्ट। कह रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट में ट्रस्टर से ट्रस्टी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, ट्रस्टर से ट्रस्टी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई और उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट बेनिफिशियरी को नहीं पहुंच रहा, उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट बेनिफिशियरी को नहीं पहुंच रहा, तो भले ही बेनिफिशियरी थर्ड पार्टी है, लेकिन वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकती है अगेंस्ट दी ट्रस्टी। मतलब अगर उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा और ट्रस्टी उसको बेनिफिट नहीं दे रहा, तो भैया कोर्ट के पास जाएगी बेनिफिशियरी और ट्रस्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर देगी। ट्रस्टी कह रहा है भैया आपने तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ाया था
कि ट्रस्टर और ट्रस्टी आपस में मेन पार्टी से वही आपस में केस फाइल करेंगे, थर्ड पार्टी पे ना केस फाइल होगा ना थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है। लॉ में करने का भैया तभी तो एक्सेप्शन डाल रहा हूं, एक्सेप्शन डाला इन केस ऑफ ट्रस्ट। और रीड करो, कह रहे हैं अब बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स, बेनिफिशियरी कौन, डॉटर, कैन एनफोर्स हिज राइट। इसका राइट क्या था कि इसे क्या मिलेंगे बेटा, बेनिफिट्स मिलेंगे ना। अब बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट, दो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेटलर एंड ट्रस्टी। बेटा क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो मेन पार्टीज है ट्रस्टर ट्रस्टी, ट्रस्टर ट्रस्टी। ऑल्दो यहां पे डॉटर बेनिफिशियरी थर्ड पार्टी है, बट अगर उसे बेनिफिट्स नहीं रिसीव हो रहे जो कॉन्ट्रैक्ट में बताए थे, तो भले ही बेनिफिशियरी थर्ड पार्टी क्यों नहीं है, उसके पास पूरा राइट है कि वो एक्सेप्शन में आएगी और एक्सेप्शन में एक थर्ड पार्टी मेन पार्टी इस पे केस फाइल कर सकता है। तो यहां पे बेनिफिशियरी जो है वो ट्रस्टी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकती है 110%। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ रही है बेटा, क्या आपको मेरी ये बात समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है बहुत अच्छी बात है, आप एग्जाम्पल नोट कर लो एज इट इज और पॉइंट लिख लीजिए बेटा इन केस ऑफ ट्रस्ट। तो बेसिकली अगर मैं अभी तक की बात करूं, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है रूल, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड निकला है प्रिवेसी से, मतलब वो कह रहा है कि एक रूल है कि कॉन्ट्रैक्ट में प्रिवेसी होनी चाहिए, मतलब प्रोमिसर और प्रोमिसी आपस में ही सूट खेलेंगे। थर्ड पार्टी ना केस फाइल कर सकती है मेन पार्टीज पे, ना मेन पार्टीज केस फाइल कर सकती है थर्ड पार्टीज पे। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब है कुछ केसेस में थर्ड पार्टी भी मेन पार्टीज को केस फाइल कर सकती है या फिर मेन पार्टीज थर्ड पार्टीज को केस फाइल कर सकती है। पहला पॉइंट इन केस ऑफ ट्रस्ट, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट में तीन पार्टी होती है, ट्रस्टर या सेटलर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई ट्रस्टी को फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। कह रहा है अगर ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी को कोई बेनिफिट रिसीव नहीं हो रहा जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जो ट्रस्टेड ट्रस्टी के बीच में बना है, तो ऑल्दो मेन पार्टीज तो ट्रस्टेड ट्रस्टी है, बट उस केस में बेनिफिशियरी बीइंग अ थर्ड पार्टी भी ट्रस्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। दिस इज द पॉइंट 1। और मेरे हिसाब से आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आया बेटा, आपने ये नोट भी बना लिया हो, जल्दी से इसे नोट करेंगे और फिर हम अपने पॉइंट नंबर 2 पे आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करो, जल्दी से फटाफट। चलिए बेटा, एक्सेप्शंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहला पॉइंट हो गया इन केस ऑफ ट्रस्ट, उस केस में बेनिफिशियरी जो है वो ट्रस्टी को सूट फाइल कर सकता है, इवन वो थर्ड पार्टी है फिर भी। अब सेकंड एक्सेप्शन पे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड एक्सेप्शन जो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। यार ये ना अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत होते हुए देखा होगा और बहुत सिंपल सी चीज है, हर बंदा जानता है। समझो मैं आपको बताता हूं बेटा, यहां पे ये है फादर। सर आप फादर फादर वाले एग्जांपल क्यों दे रहे हो? बेटा ऐसे मन कर रहा है, ठीक है, ये फादर है बेटा, फादर के पास फिर से क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टी। भाई साहब बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जहां तक नजरें जा रही सारी प्रॉपर्टी फादर की है। फादर जो है उनकी प्रॉपर्टी जो है वो फादर की एज हो रही है और फादर जो है डिसाइड करता है कि वो अपने सारे सन्स को, ये मान लो सन्स है, मान लो मिस्टर ए, ये भी एक सन है, मिस्टर बी और मिस्टर सी। फादर जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं अपने सन को, और एबीसी ये तीनों जो सन्स है, ये तीनों सन्स आपस में डिसाइड करते हैं कि हम प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा इक्वली। समझ जाओ पहली बात। तो यहां पे फादर है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं सन्स को, एबीसी को, और यहां पे जो एबीसी है ये तीनों प्रॉपर्टी, ये तीनों जो है ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम जो है अपनी प्रॉपर्टी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो फादर से हमें मिली। अब ऐसा करके इन्होंने क्या बना लिया बेटा, एक मस्त करके कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि प्रॉपर्टी को तीनों इक्वल पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ रहे हो आप पहली बात। अब पंगा क्या है सर? पंगा यह आया कि इन फादर साहब के 3 तो सन थे और एक इनकी डॉटर भी है, फिर से पापा की परी। सर पापा की परी को आपने प्रॉपर्टी का शेयर नहीं दिया? नहीं बेटा, पापा ने ट्रांसफर करा सन को और एबीसी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि हम आपस में तीनों बांटेंगे। अब जो डॉटर है एक्स, लेट्स अज्यूम भैया उनकी खोपड़ी खराब हो गई कि अच्छा पापा चारों के हैं, प्यार चारों से करते थे,
लेकिन प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर हुई तो आप तीनों इक्वली शेयर कर रहे हो। ये कौन सी नाइंसाफी, ये तो नाइंसाफी है भैया। और डॉटर ने, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए बी सी, तो कॉन्ट्रैक्ट की जो मेन पार्टीज है वो है एबीसी। अभी हमने पढ़ा था मेन पार्टीज के अलावा ना थर्ड पार्टी मेन पार्टी पे केस फाइल करेगी, ना मेन पार्टी थर्ड पार्टी पे केस फाइल करेगी। लेकिन इस केस में इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक्स चाहे तो बेटा कोर्ट में जाके इस सिचुएशन में अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी और एक सूट फाइल करेगी। बिल्कुल कर सकती है, पूरा राइट है भाई, बेसिक्स राइट है। आपस में आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, फर्क नहीं पड़ता। फैमिली सेटलमेंट में तो भाई इसका भी शेयर बनता है ना, तो अपना सूट फाइल करेगी और यहां पे डिमांड करेगी शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। तो बेसिकली हमने क्या देखा था, बेसिकली ये था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो मेन पार्टी इसके अलावा थर्ड पार्टी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो डॉटर है वो कौन है, थर्ड पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन भैया थर्ड पार्टी यहां पे चाहे तो मेन पार्टी इसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और यही ये पॉइंट बोल रहा है, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्शन है। मतलब यहां पे थर्ड पार्टी मेन पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकती है। बट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ने क्या बोला था, ना थर्ड पार्टी सूट फाइल करेगी, ना मेन पार्टी थर्ड पार्टी पे सूट फाइल करेगी। लेकिन यहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं, यहां पे एक्सेप्शन अवेलेबल हो गया। तो कह रहे द मेंबर्स ऑफ फैमिली वो ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज। क्या डॉटर जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में ओरिजिनल वे में कोई पार्टी बनी थी? सर कॉन्ट्रैक्ट तो ए बी एंड सी के बीच में हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्ट की जो मेन पार्टीज है वो एबीसी होगी ना। लेकिन कह रहे द मेंबर ऑफ फैमिली जो ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज टू द सेटलमेंट में, बेटा मे क्यों लिखा है यहां पे, बेटा मे ना ऑप्शनल को डिनोट कर रहा है। अब समझो सर, मतलब ऑप्शनल मतलब बेटा कई जगह पे ऐसे डॉटर्स हैं जो ना आपका मतलब शेयर आप चाहो तो कर सकते हो लेकिन करते नहीं है। वो कहते हैं यार भाई बहन में क्या लड़ाई करनी, क्या हो जाएगा, लीगल एक्शन लेंगे, अपना ही भाई है छोड़ो दे दो। लेकिन लॉ आपके पास पूरा राइट दे रहा है, अगर आपको करनी है आप कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मे का मतलब क्या है, आपके पास ऑप्शन है, करना है कर लो, नहीं करना मत करो। टेक्निकली जो एजुकेटेड लोग हैं आजकल वो अपनी डॉटर और सन हो सबको इक्वल शेयर दे रहे हैं। लेकिन कुछ गांव में चले जाओगे वहां पे आज भी ऐसा है कि फादर की जो प्रॉपर्टी है वो सन को जा रही है और डॉटर जो है लीगल एक्शन नहीं ले रही। तो टेक्निकली अगर वो लेना चाहे तो वो ले सकती है। तो यहां इसलिए मे लिखा है द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वो ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज टू द सेटलमेंट मे एनफोर्स द एग्रीमेंट। मतलब ये भले ही मेन पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन अगर ये चाहे तो सूट फाइल कर सकती है और अपना शेयर डिमांड कर सकती है। तो इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यहां पे भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्रिएट हो रहा है, एक्सेप्शंस। तो बेटा 2.7 में से आउट ऑफ 7 2 पॉइंट्स हमने डन कर लिए। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमने समझा, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के देयर आर सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन के केस में क्या होगा वो मैंने बता दिया। अब 2 एक्सेप्शन मैंने डन कर लिए। पहला इन केस ऑफ ट्रस्ट 3 पार्टीज होगी, ट्रस्टर या सेटलर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। तो यहां पे बेनिफिशियरी थर्ड पार्टी है, बट स्टिल अगर उसे बेनिफिट रिसीव नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट वाले तो वो ट्रस्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। नंबर 2 इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर फैमिली का मामला है, मैरिज का मामला है, तो भले ही आप थर्ड पार्टी भी क्यों ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो सूट फाइल कर सकते हो अगेंस्ट दी मेन पार्टीज। ये 2 पॉइंट में अगर आपको कोई भी दिक्कत बेटा तो प्लीज मुझे बताएंगे। आउट ऑफ 6 या 7 पॉइंट्स हमने 2 पॉइंट डन करे। अगले लेक्चर में जो हम इसके बाद लेक्चर करेंगे उसमें हम रिमेनिंग जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब डन कर लेंगे। तो आज के लिए हम इसे इतना ही रखेंगे। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ आया हो। कोई भी दिक्कत है बेटा प्लीज मुझे बताएंगे, अदरवाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो भाई, अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ जी बेटा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को हमने समझा। हमने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 2 एक्सेप्शन देखे जहां पे थर्ड पार्टी जो कि कॉन्ट्रैक्ट की मेन पार्टी नहीं है वो केस फाइल कर सकती है। नंबर 1 इन केस ऑफ ट्रस्टर, जो बेनिफिशियरी है वो ट्रस्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है अगर उससे बेनिफिट रिसीव नहीं होते। नंबर 2 इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, जो पर्सन है वो आपका इवन थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में केस फाइल कर सकता है मेन पार्टीज को। तो प्रिविटी के 2 एक्सेप्शन हो गए। नंबर 1 इन केस ऑफ ट्रस्ट, नंबर 2
इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट एंड मैरिज। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते बेटा एक्सेप्शन नंबर 3 पे। एक्सेप्शन नंबर 3 प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझना सर, समझना क्या सर, हम समझाएंगे आपको सर। असाइनमेंट हमने बहुत करे सर स्कूल में असाइनमेंट, कॉलेज में असाइनमेंट, असाइनमेंट सर, असाइनमेंट के बलबूते पे तो पास हुए हम बेटा, वो वाला नहीं है। यहां पे जो असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये एक बिल्कुल ही अलग, एक बिल्कुल ही सेपरेट चीज है। आपको समझना पड़ेगा। दो चीजें होती है बेटा, दो चीजें। पहले इसको बिल्कुल साइड रखो। पहले आप असाइनमेंट का मतलब समझो और आप फिर ये समझो कि असाइनमेंट जो है वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो रूल है उसका एक्सेप्शन कैसे है। दो टर्म समझना पहले बेटा। एक टर्म होती है असाइनमेंट, एक टर्म होती है असाइनमेंट, दूसरी टर्म होती है बेटा सक्सेशन। एक होता है असाइनमेंट, एक होता है सक्सेशन। असाइनमेंट, सक्सेशन, अगर मैं दोनों में डिफरेंस समझाऊं ना, दोनों में डिफरेंस बेटा, असाइनमेंट का मतलब होता है, असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट ऑब्लिक राइट। असाइनमेंट का मतलब क्या है, बेनिफिट या राइट को ट्रांसफर करना फ्रॉम असाइनर टू असाइनी। असाइनमेंट का मतलब है बेनिफिट्स या राइट्स को ट्रांसफर करना बाय वन पर्सन टू अनदर। जिससे राइट ट्रांसफर हो रहा है वो है असाइनर, जिसको राइट ट्रांसफर हो रहा है वो है असाइनी। सर हमें ना सर कुछ समझ नहीं आ रहा, सर कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं आपको समझा ही नहीं रहा, मैं तो बस मतलब बता रहा हूं। दो टर्म्स है, एक होता है असाइनमेंट, एक होता है सक्सेशन। असाइनमेंट का मतलब होता है राइट या बेनिफिट को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो राइट ट्रांसफर कर रहा है उसे बोलेंगे असाइनर, और जिसको राइट ट्रांसफर हो रहा है उसे बोलेंगे असाइनी। ठीक है सर। नंबर 2 बेटा, सक्सेशन का मतलब होता है, सक्सेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट along with liability, transfer of benefit along with liability from one person to another। कहां से जाएगा, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दो टर्म समझनी है, दो टर्म, असाइनमेंट, सक्सेशन। असाइनमेंट में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई बेनिफिट या कोई राइट ट्रांसफर हो रहा है, उसे बोलेंगे असाइनमेंट। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब बेनिफिट के साथ साथ लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर होगी उसे बोलेंगे सक्सेशन। क्या बोलेंगे बेटा, सक्सेशन। सर एक एग्जांपल दो ना बेटा। असाइनमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है क्या होता है। असाइनमेंट में अगर आप याद करो, जब आप बैंक अकाउंट ओपन कराते हो ना, तो बैंक अकाउंट में याद है आपको, जब आप मेरा फॉर एग्जांपल मेरे पापा अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, तो मेरे पापा जब अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वहां पे एक नॉमिनी वाले कॉलम में वो नॉमिनी बनाएंगे। मेरी मदर को बना सकते हैं, मेरे को बना सकते हैं, भैया को, दीदी को, किसी को भी बना देंगे। तो मिस्टर एक्स फॉर एग्जांपल अकाउंट ओपन करा रहा है और उसने वहां पे नॉमिनी वाले कॉलम में ना अपनी वाइफ का नाम लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक्स की डेथ या कुछ भी हैपनिंग के बाद जो बैंक अकाउंट का होल्डर है, मतलब पूरा पैसा जो है वो इनडायरेक्टली किसका होगा, उस नॉमिनी का। तो ये जो नॉमिनी क्रिएट हो रहा है ना, नॉमिनी जिसे हम ऑल्सो नोन एज असाइनी, इसके पास सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट जा रहे हैं ना। क्या जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट जा रहे हैं। बेटा जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई बेनिफिट या कोई राइट जाता है उसे बोलते हैं असाइनमेंट। सक्सेशन का मतलब बेटा आपने पढ़ा होगा बचपन में ना, आप शेयर वाले चैप्टर में पढ़ते थे कि आपने पूरा बिजनेस परचेज कर दिया, उसकी एंट्रीज भी पास करते थे, एसेट डेबिट्स टू लाइबिलिटीज या कैपिटल रिजर्व या गुडविल जो आता था, अगर आपने पढ़ा हो तो। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए से मिस्टर बी को पूरा बिजनेस जा रहा है, पूरा बिजनेस सेल हो रहा है। अब उस बिजनेस में क्या एसेट्स जा रहे हैं, आंसर इज यस।
सर खाली एसेट जा रहे हैं, बिजनेस में तो लाइबिलिटीज भी होंगी, लाइबिलिटीज भी जा रही है। सर बिल्कुल, मतलब ए से बी पे जब बिजनेस जा रहा है तो वहां पे कुछ एसेट्स भी है, कुछ लाइबिलिटीज भी है, मतलब बेनिफिट के साथ साथ कुछ लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो सेल ऑफ बिजनेस होगा, ये असाइनमेंट होगा, सक्सेशन, असाइनमेंट होगा, सक्सेशन। अरे सर सक्सेशन होगा सर, सक्सेशन। तो दो टर्म का पहले मतलब समझो। पहली होती है असाइनमेंट, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेनिफिट या राइट ट्रांसफर होते हैं विदाउट एनी लाइबिलिटी, यहां पे लाइबिलिटी नहीं आती, दैट इज असाइनमेंट। और जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेनिफिट के साथ साथ लाइबिलिटी भी जाती है, बेनिफिट के साथ साथ लाइबिलिटी भी जाती है, उस केस में अपन क्या बोलते हैं बेटा से? सक्सेशन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? दिस इज असाइनमेंट, दिस इज सक्सेशन। दोनों टर्म्स का मैंने आपको मतलब एकदम क्लियर बता दिया है, मेरे हिसाब से एकदम क्लियर है। अब यहां पर पिक्चर में आते हैं बेटा। पिक्चर में सबसे पहले यहां पे आप देखो, इसको रीड करो, बोल क्या रहा है? कह रहा है असाइनमेंट मीन्स ट्रांसफरिंग दी राइट और बेनिफिट्स। ये तो मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या बेनिफिट या राइट ट्रांसफर होता है। क्या असाइनमेंट में लाइबिलिटी जाती है? क्या असाइनमेंट में लाइबिलिटी जाती है? नहीं सर। ट्रांसफरिंग दी राइट और बेनिफिट्स टू अनदर पर्सन, मतलब असाइनर देगा किसको? असाइनी को, राइट। अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन कैसे बन रहा है? तो बेटा डेफिनेशन समझ गए तो कॉन्सेप्ट भी समझोगे, समझना। एग्जाम्पल, यहां पे एक मस्त एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेते ही आपको ये क्लियर हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बेटा यहां पे एक व्यक्ति है मिस्टर ए, एक व्यक्ति है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए को एक लोन चाहिए ₹10 लाख का। मिस्टर ए को 10 लाख का लोन चाहिए। भाई मिस्टर ए बहुत जगह गया, भाई मुझे 10 लाख का लोन दे दो, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, ये है वो है, और हर जगह जा रहा है, बट कहीं से लोन मिल नहीं रहा। अब एट लास्ट मिस्टर ए जो है अपने फ्रेंड के पास आता है, यानी फ्रेंड कौन है बेटा? मिस्टर बी। और मिस्टर बी से कहता है मुझे 10 लाख का लोन चाहिए अर्जेंटली, बिल्कुल अर्जेंटली। तो मिस्टर बी कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास अभी 10 लाख रुपीस पड़े, मेरे कोई काम के नहीं है, एक काम कर तू ले ले। मिस्टर ए ने कहा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल टेंशन मत लियो, ये जो 10 लाख का लोन है ना, ये जो 10 लाख का लोन है, ये मैं तुझे रीपे करूंगा, बिल्कुल रीपे करूंगा। और पता कैसे रीपे करूंगा? मैं आपको ₹2 लाख फॉर 5 years। सर इंटरेस्ट नहीं क्या बेटा? अभी बेटा अज्यूम करे इंटरेस्ट का फैक्टर कुछ नहीं है। ए ने बी से 10 लाख रुपए लोन लिए, दोनों भाई भाई एकदम मस्त वाले, और ए ने बोल दिया भैया हर साल 2 लाख रुपए चुकाऊंगा, 5 साल तक तेरे 10 लाख रुपए क्लियर। ऐसे करके ए और बी के बीच में बेटा क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन गया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मेन पार्टी कौन है? ए और बी। कंडीशन क्या है? ये लोन की रीपेमेंट करनी है 2 लाख रुपए हर साल, कितने सालों के लिए? 5 years के लिए, तो 10 लाख रुपए रीपे होंगे। अब पंगा समझना बेटा, जैसे ही बी ने लोन दिया और इस टर्म्स एंड कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, उसके अगले ही महीने बेटा जो बी है ना, बी, उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। बी की मम्मी की तबीयत खराब, भाई साहब बी रो रहा है, बहुत रो रहा है, कह रहा भाई मेरे को 10 लाख रुपए की जरूरत है। कह रहा क्या हो गया? ये कह रहा 1 महीने पहले मेरे पास 10 लाख रुपए फालतू में थे और मैंने वो ए को दे दिए, और उसमें मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया था। कह रहा आज मुझे मेरी मम्मी का इलाज करने मेरे पास 10 लाख रुपीस नहीं है, मैंने क्यों वो पैसे ए को दिए? भाई रो रहा है, बहुत परेशान है। कहने का मतलब है इस कॉन्ट्रैक्ट के बनने के 1 महीने 2 महीने बाद इसको, बी को, अब 10 लाख के लोन की रिक्वायरमेंट पड़ गई। सेम लोन की रिक्वायरमेंट, कॉन्सिडेंस हो सकता है ऐसा? सर बिल्कुल हो सकता है। बस पहले मुझे इतना बता दो, क्या मिस्टर बी मिस्टर ए के पास जाके 10 लाख रुपए मांग सकता है? तो क्या मैंने तुझे दिए थे, मांग सकता है क्या? सर नहीं सर। अरे ए बोलेगा भैया 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, पहले साल के एंड में 2 लाख, फिर 2 लाख, ऐसे करके 5 इंस्टॉलमेंट में दूंगा ना पैसा, तो मेरे पास नहीं है इकट्ठा, भाई कैसे दे दूं? पर बी को तो बेटा इकट्ठा 10 लाख चाहिए, मां का इलाज करवाना है, तो बी को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के अर्जेंटली 10 लाख की लोन की रिक्वायरमेंट पड़ गई। अब समझना हुआ क्या? अब ये जो है एक नया पर्सन पिक्चर पे आता है, विच इज मिस्टर सी। बी जो है पूरी कहानी मिस्टर सी को बताता है, कहता है मिस्टर सी
मेरे पास 10 लाख रुपए थे, ए ने मुझसे हेल्प मांगी, मैंने 10 लाख रुपए उसे दे दिए, मैंने काम के नहीं थे, और इस कंडीशन पे देखिए वो 2-2 लाख करके 5 साल बाद लौटाएगा। आज 2 महीने बाद मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, उनका इलाज कराने के लिए मुझे अर्जेंटली 10 लाख रुपीज चाहिए। आप एक काम कीजिए प्लीज, एक रिक्वेस्ट आपसे, आप मुझे कौन, मिस्टर बी बोल रहा है सी से, मिस्टर बी बोल रहा है सी से, कह रहा है आप मुझे लोन दे दीजिए 10 लाख का, आप मुझे लोन दे दीजिए। सी ने का कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा। और बी ने का एक काम करना, मेरे को ए से तो पैसे लेने हैं, कैसे लेने, 2 साल 5 साल तक, है ना, 2 लाख 5-5 साल में ऐसे। बी ने बोला कि मैं ये जो राइट है इस राइट को आपको ट्रांसफर करता हूं। क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ना बेटा, इसने ए ने डॉक्यूमेंट साइन करके दिया होगा बी को कि भाई हर साल आइए 2 लाख रुपए ले जाइए। बी ने बोला आप मुझे आज 10 लाख का लोन दे दो, और ये जो मेरा राइट है इसको मैं आपको क्या कर रहा हूं बेटा, ट्रांसफर। बेटा किस चीज का राइट, मतलब अब जो बी ने 2 लाख रुपए हर साल लेने थे ना 5 साल तक ए से, वो बी नहीं लेगा, क्योंकि वो राइट उसने ट्रांसफर करके किसको दे दिया, सी को। तो बी ने बोला कि मेरे को 2 लाख रुपए देने ना, उससे लेने हर 5 साल में, एक काम करो आप मुझे आज 10 लाख रुपए दे दो, और आप इंटरेस्ट के साथ जो पैसा है वो किससे वसूल लेना, ए से। मतलब राइट कौन सा वाला, ₹2 लाख फॉर 5 years फ्रॉम ए। अब वो रिसीव करने का राइट किसने, बी ने सी को दे दिया। समझना बेटा, जब भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कोई भी राइट या बेनिफिट ट्रांसफर होता है बेटा, इसे बोलते हैं असाइनमेंट। इसे क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। अरे नहीं पता क्या, अरे सर अभी तो बताया असाइनमेंट होता है। सर जिसने राइट ट्रांसफर करा है इसे बोलते हैं असाइनर, जिसको राइट ट्रांसफर करा है इसे बोलते हैं असाइनी, और बेटा जिसके अगेंस्ट में राइट ट्रांसफर होता है इसे बोलते हैं ऑब्लिगो। OBLIGOR, ऑब्लिगर होता है, वैसे बोलते प्रोनाउंस ऑब्लिगो बोलते हैं। ठीक है, मैं बहुत डेप्थ में बता रहा हूं बेटा, आपको बुक में नहीं दिखेंगे ये सब चीजें, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। समझो, पूरी कंडीशन समझ लो, आप क्रक्स में देने वाला हूं मैं। पहले ए जो है उसे 10 लाख का लोन चाहिए था, उसने बी से 10 लाख रुपए का लोन लिया और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर दिया, एक डॉक्यूमेंट दे दिया कि भैया 2 लाख हर साल दूंगा, 5 साल तक ऐसे रीपे करूंगा। बी इस बात से अग्री करता है और अपना साइन कर देता है। उसके 1 महीने बाद बी को अर्जेंटली पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डॉक्यूमेंट सी को देता है और वो कहता है 2 लाख रुपए हर साल उससे ले लेना, और आप आज मुझे 10 लाख रुपए दे दो। अब सी इस बात से अग्री कर जाता है और सी 10 लाख रुपए लोन बी को दे देता है, और बदले में उससे वो राइट ट्रांसफर करवा लेता है। जो राइट ट्रांसफर करा बी असाइनर, जिसको राइट ट्रांसफर हुआ असाइनी, जिसके अगेंस्ट में राइट ट्रांसफर हुआ ऑब्लिगो। और ये क्या हो गया, ये होता है बेटा असाइनमेंट। इस पूरे को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। अब समझना कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे कर रहा है। बेटा एक बात बताओ, जैसे राइट ट्रांसफर होना पहला साल एंड हुआ, पहला साल एंड होते सी ने देखा ओ हो पहला साल एंड हो गया, कह रहा 2 लाख रुपए आने वाले भाई अपने पास। कौन, सी, क्योंकि राइट तो ट्रांसफर हो गया। अब सी जो है वो पर्चा लेके फटाफट जाता है ए के घर पे, कहता है ए भाई ये देख पर्चा, कहता है 2 लाख रुपए निकाल फटाफट। ए कहता है रुको, ए कहता है पागल है क्या, कह रहा भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है 2 लाख रुपए 5 साल तक देने का, मैंने लोन तो बी से लिया था, कॉन्ट्रैक्ट तो बी के साथ बनाया था, तो सी भाई तू कहां से पिक्चर में आ गया। सी कह रहा है अरे वो उसने असाइनमेंट कर लिया, ट्रांसफर कर लिया। कह रहा है ए मुझे नहीं पता है साहब, कह रहा मुझे नहीं पता ये क्या होता है। कह रहा भाई मैंने लोन बी से लिया था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ बनाया था, 2 लाख रुपए 5 साल तक मैं बी को दूंगा। तो भाई तू कहां से हो गया भाई, जब कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में बनाए तो मेन पार्टी ए और बी है, तो थर्ड पार्टी को ए पैसे देने से मना कर रहा है और कह रहा है कर ले जो करना है, केस तो तू फाइल ही नहीं कर सकता। ए बोल रहा है क्या सी को कि भैया मैं पैसे नहीं दे रहा और तू कर ले जो करना है, केस तो फाइल ही नहीं कर सकता। तो सी ने क्यों नहीं कर सकता, इन्हें बोला भैया प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट की जो मेन पार्टी है वही केस फाइल करेंगे ना, थर्ड पार्टी ना केस फाइल कर सकती है ना ये थर्ड पार्टी को केस फाइल कर सकता है। लेकिन मिस्टर सी ने बोला थम जा बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन तो देख ले। पॉइंट नंबर 3 ने क्या बोला, इन केस ऑफ
असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने उस राइट को असाइनमेंट कर दिया, असाइनमेंट का मतलब अगर बी ने वो राइट ट्रांसफर करके सी को दे दिया, तो भले ही सी एक थर्ड पार्टी क्यों ना है, भले ही सी एक थर्ड पार्टी क्यों नहीं है, सी के पास पूरा राइट है कि वो सूट फाइल करके रिकवरी ऑफ लोन करे, रिकवरी ऑफ लोन करे। आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब अगर ए यहां से बचने की कोशिश कर रहा है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगा के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई बी ने उसे राइट ट्रांसफर कर दिया ना। अब टेक्निकली राइट तो सी के पास है, तो कह रहे सी भले ही थर्ड पार्टी, हमने कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ नहीं बनाया था, बट सी के पास हम पूरा राइट दे रहे हैं कि वो सूट फाइल कर सकता है ए को और लोन की रिकवरी कर सकता है। मतलब इस केस में थर्ड पार्टी केस फाइल कर रहा है ना, यस। इसलिए तो बेटा असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज थर्ड एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? क्या आपको मेरी ये बात समझ आ रही है? तो टेक्निकली मैंने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बताया था? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी ना मेन पार्टीज पे केस फाइल करेगी, सेकेंड ना मेन पार्टीज किसी थर्ड पार्टीज पे केस फाइल करेगी। जो भी केस खेलना है वो आपस में मेन पार्टीज ही करेंगे, ठीक है। इसके एक्सेप्शन क्या होते हैं बेटा? एक्सेप्शन का मतलब था इन फॉलोइंग केसेस में जो थर्ड पार्टी है या तो वो केस फाइल कर सकती है या मेन पार्टी थर्ड पार्टी पे केस फाइल कर सकती है। 3 एक्सेप्शन मैंने फर्स्ट क्लास में बताया बेटा। नंबर 1, इन केस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी को अगर ट्रस्टी से बेनिफिट नहीं मिलते तो बेनिफिशियरी ट्रस्टी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। नंबर 2, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे भी हो सकता है। नंबर 3, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने बताया 2 टर्म्स होती है बेटा, एक होती है असाइनमेंट, एक होती है सक्सेशन। असाइनमेंट सक्सेशन, असाइनमेंट सक्सेशन। असाइनमेंट का मतलब है जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे बेनिफिट या राइट ट्रांसफर होगा। क्या ट्रांसफर होगा? बेनिफिट या राइट विदाउट एनी लायबिलिटी, उसे बोलेंगे असाइनमेंट। सक्सेशन का मतलब होता है जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे बेनिफिट के साथ साथ लायबिलिटी भी ट्रांसफर होगी, उसे बोलते हैं सक्सेशन। हमारी अभी बात चली असाइनमेंट की। असाइनमेंट में क्या बोला? असाइनमेंट में बोल रहा है वेयर द बेनिफिट्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड। असाइन मतलब ट्रांसफर कर दिए। अगर बी से सी को जो बेनिफिट है अंडर कॉन्ट्रैक्ट, बेनिफिट क्या था? 2 लाख रुपए 5 साल तक मिलने वाला। व्हेन द बेनिफिट अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड, असाइन का मतलब ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट हो गया। द असाइनी ऑब्लिक नॉमिनी, बेटा इसे असाइनी बोलो या नॉमिनी बोलो, कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक बार असाइनर ने असाइनी को बेनिफिट ट्रांसफर कर दिए तो भले ही बेनिफिट जो असाइनी है या नॉमिनी है वो थर्ड पार्टी भी क्यों ना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा के पैसे रिकवर कर सकता है, इवन वो थर्ड पार्टी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आपको ये थर्ड पॉइंट बेटा समझ आया? तो यहां पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हमने 3 एक्सेप्शन करे हैं, टोटल 6 पॉइंट्स है, जिसमें से हमने 3 पॉइंट डन कर लिए, 3-4 पॉइंट और हैं, वो हम अगले पार्ट में करेंगे बेटा, पार्ट 2 में। आज इस पार्ट में इतना ही रखेंगे। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एकदम क्लियर, उसके कुछ एक्सेप्शन है जहां पे थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है या थर्ड पार्टी पे केस फाइल हो सकता है, वो एकदम क्लियर। 3 एक्सेप्शन हमने डन करे, ट्रस्ट के केस में, सेकंड फैमिली सेटलमेंट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में, थर्ड क्या था? असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद 3 और पॉइंट बचे हैं, एक्नॉलेजमेंट एस्टॉपल वाले, कोवेनेंट ऑन लैंड, मतलब 2-3-4 पॉइंट है, तो हम उन्हें अगले पार्ट में डन करेंगे, एक एक एग्जांपल के साथ, एक एक पूरी नोटिंग के साथ। आई होप एकदम क्लियर हो बेटा। इसको आराम से आप अच्छे से नोट करो, एग्जाम्पलों को नोट करो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय।